Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 2 of our chapter number 7, that is balance of payment and foreign investment. पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को चालू किया था। सो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिरी ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जितना भी इकोनॉमिक्स बचा है दैट इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, मनी एंड कैपिटल मार्केट हो चुका है, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ आपको रटना है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको रटना है, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन जो भी आएगा सब में आपको सिर्फ रटना ही है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर पर थोड़ा फोकस करके रखो और इसके बाद समझ लो आपकी 100% प्रीलिम्स की इकोनॉमी, ठीक है, वो पूरी हो गई है। इसके बाद सब कुछ डिपेंड पड़ता है कि आप कितना भाई रट सकते हो। ठीक है, कितना आप रट सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि लेकिन अंधाधुंध रटना है, उसमें भी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, रटने का भी एक स्टाइल होता है, समझ रहे हो, तो वो भी आपको क्लियर करूँगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो हुआ क्या, सबसे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि भैया बीओपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बीओपी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 3 चीज़ें बीओपी के मतलब बताई थी। सबसे पहले तो ये बताई थी कि भाई इट इज़ अ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से रिवाइज करवाऊंगा, जिसको डिटेल चाहिए वो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नॉट जस्ट अ सिंगल कंट्री, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ओवर अ फिक्स पीरियड एंड दैट इज यूजुअली 1 ईयर। और मैंने यहाँ पर ये कहा था इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री। ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री मतलब यहाँ पर प्राइवेट और प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर मतलब गवर्नमेंट बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया कि भैया व्हाट इज़ बीओपी डेफिसिट एंड व्हाट इज़ बीओपी सरप्लस। ठीक है, बीओपी डेफिसिट क्या होता है, बीओपी सरप्लस क्या होता है। देखो बीओपी सरप्लस तब होता है जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और लेकिन जो इम्पोर्ट रहते हैं, नहीं नहीं सॉरी फिर मतलब कल की अभी तक गई नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इम्पोर्ट जो रहते हैं कम हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़े होंगे, इम्पोर्ट्स कम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज बीओपी सरप्लस। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट माय लास्ट लेक्चर। ठीक है, इस पर बीओपी डेफिसिट क्या होता है। बीओपी डेफिसिट मतलब आपके जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत कम है लेकिन जो इम्पोर्ट है बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपका जो फॉरेक्स है बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, इसलिए कहा जाता है बीओपी डेफिसिट। तो मैंने दोनों टर्म्स और ये जो पूरी मीनिंग है इसको समझाने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट लिए थे। यू कैन वॉच इट। एक्चुअली 14 मिनट लगे थे मुझे समझाने में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे समझाया था। उसके बाद वी केम टू कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिस तरह से हमने अपने बजट को दो अकाउंट में दैट मीन्स डिवाइड किया था, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सेम यहाँ पर बजट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आता है करंट अकाउंट और दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है भाई, कैपिटल अकाउंट मैंने कल डिस्कस कर दिया था जिससे या तो एसेट की क्रिएशन होती है या फिर बंदे के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है या फिर कंट्री के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल एफडीआई। ठीक है, एफडीआई से क्या हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है, एफपीआई से आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर में बताया था, यू कैन विजिट दैट लेक्चर। अब आज हमें डिस्कस करना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। बिकॉज इंडिया अपने इतिहास में जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, गिन के 3 से 4 बार बस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया डेफिसिट में ही रहा है। ठीक है, डेफिसिट में ही रहा है। तो एक करंट अकाउंट क्या होता है, देखो करंट अकाउंट में यूजुअली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें होती है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें होती है। ठीक है, अब याद रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ों का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, नहीं 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 नहीं, गुड्स के साथ सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो समझ में आया। देखो करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आई थिंक ये तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कि भैया आप यहाँ से चावल खरीद रहे हैं, वहाँ पर दाल दान में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सो दैट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, दैट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हो गया आपका विजिबल गुड्स। ठीक है, विजिबल गुड्स, जो चीज़ को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको आप बोलेंगे विजिबल गुड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चावल, दाल, ऑयल, इन सब को आप बोलेंगे विजिबल गुड। ठीक है, समझ में आया, विजिबल गुड्स का ट्रेड। ठीक है, विजिबल गुड्स का ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वहीं दूसरी, अब मैंने बताया सर्विसेज भी इंक्लूड रहती है। अब सर्विसेज को आप देख सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू कैन यू वॉच मी, नो 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 नो, यू कैन नॉट वॉच, मतलब नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो क्या आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, मतलब हाथ में पकड़ सकते हो, नहीं, तो देन दैट विल बी टर्म्ड एज इनविजिबल, देन दैट विल बी टर्म्ड एज इनविजिबल।
मतलब जो भी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो नो वन कैन सी इट, ठीक है, इसलिए उसको इनविजिबल कहा जाता है, उसको इनविजिबल कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब विजिबल और इनविजिबल गुड, इनविजिबल और विजिबल का जो भी ट्रेड होता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो करंट अकाउंट में ऐड किया जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट में ऐड किया जाता है। और साथ ही साथ दो चीज़ें और ऐड की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक तो होता है ट्रांसफर्स और दूसरी होती है इनकम, ट्रांसफर्स एंड इनकम। अब ये बताओ भाई ट्रांसफर और इनकम क्या है। देखो ट्रांसफर का मतलब जो भी हमें, आप कह सकते हैं बाहर से पैसा अवेलेबल होता है, ठीक है, रेमिटांसेस, ठीक है, क्या रेमिटांसेस, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका रिश्तेदार है, वो अगर सऊदी की ऑयल फील्ड्स में काम कर रहा है तो बहुत पैसा कमा रहा है, तो आपके लिए पैसे यहाँ पर वापस घर में भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं रेमिटांसेस, ठीक है, रेमिटांसेस। ये पैसे इंडिया ही के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई आपका कोई भी रिश्तेदार, आपके मान लीजिए पिताजी काम कर रहे हैं बाहर सऊदी में और उन्होंने पैसा भेजा, तो वो उन्होंने वहाँ का मतलब जो भी कमाया उसका 60% 70% घर में भेज दिया, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो ना, ये पैसा आपके घर में आके रुक गया, इसको इसलिए इसको रेमिटांसेस बोलते हैं। और इंडिया इज़ नंबर वन इन रेमिटांसेस, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस इंडिया को रिसीव होती है, ठीक है, वो भी गल्फ कंट्री से सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ कि भाई मैंने बताया इनकम, इनकम मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग भी बाहर चाहो तो शेयर खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर मान लो आपने कोई बाहर कंपनी खरीद ली, मान लो कोई आपने गए यूएस में और वहाँ पर कोई आपने हाउस खरीद लिया, मान लो आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपने हाउस खरीद लिया और वो हाउस आपने रेंट में चढ़ा दिया। जब आप रेंट में चढ़ा दोगे वहाँ हाउस, तो क्या होगा वहाँ पर, हाउस वाला रेंट में चढ़ाने के बाद आपको कुछ इनकम प्राप्त होगी, तो वो इनकम जो आप अपने पास रखोगे, या फिर आपने कोई शेयर्स वहाँ पर खरीदे या आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो उसकी जो भी डिविडेंड इनकम प्राप्त होगी वो भी आप अपनी जेब में रखोगे। दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या होता है। देखो करंट अकाउंट में दो चीज़ें होती है, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। विजिबल्स जिसको आप टच कर सकते हो, इनविजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज। और विजिबल में जो भी गुड्स का ट्रेड होता है, गुड्स समझते हो ना, गुड्स मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब चीज़ें, सामान, सामान का ट्रेड करना। तो विजिबल और इनविजिबल के ट्रेड को, ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया करंट अकाउंट। अब इसमें दो चीज़ें और ऐड कर देना, पहली आएगी ट्रांसफर्स, पहली आएगी क्या, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रेमिटांसेस, ठीक है, रेमिटांसेस प्लस इनकम। इनकम मैंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट से या फिर कंपनी के डिविडेंड से आ रहा है, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज इनकम, ठीक है। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या आया, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है भाई, जिसमें एसेट का क्रिएशन होता है या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जिसने मेरा बजट का लेक्चर देखा होगा, फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी का, उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से एसेट क्रिएशन हो रहा है, किस तरीके से लाइबिलिटी बन रही है। ये सब मैंने वहाँ पर समझाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40 मिनट का टाइम स्पेंड किया था। तो वहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जिसने देखा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आई नो दैट, ठीक है। इसके बाद करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, विजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है। विजिबल मतलब गुड्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर इनविजिबल में सर्विसेज आ गई, इनका ट्रेड हो रहा है। ट्रेड हो रहा मतलब, ट्रेड का मतलब कोई भी अगर आपको ट्रेड हो रहा है ना, उसको हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेट करना, कि भाई कुछ कोई लोग कुछ इंपोर्ट करे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है और सर्विसेज जा रही है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब विजिबल और इनविजिबल का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले विजिबल एंड इनविजिबल का ट्रेड हो रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है। ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। अब याद रखना, इनविजिबल में मैंने आपके सामने तीन चीज़ें रखी। सबसे पहले आती है सर्विसेज, सर्विस के बाद ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के बाद इनकम, ठीक है। सर्विसेज, ट्रांसफर्स, इनकम, सर्विसेज, ट्रांसफर्स, इनकम, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आई कैन नॉट है, ठीक है। आपको विजिबल समझ में आ गया, गुड्स, ठीक है, जो भी गुड्स होगा। उसके बाद इनविजिबल में सर्विसेज, ट्रांसफर्स, इनकम, ट्रांसफर्स, इनकम, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफर भी बताया क्या होता है, इनकम भी होता है क्या बताया, और सर्विस भी क्या होता है बताया, ठीक है। तो विजिबल में तो गुड्स आपको बहुत अच्छा आसानी से याद रहेंगे। बस इसमें आपको इनविजिबल में तीन चीज़ें रखनी है, सर्विस, ट्रांसफ़र, इनकम। तो आई थिंक अब तो भाई रट गया है, ठीक है। बिकॉज इस क्लासिफिकेशन के बिना आगे मत जाना। अगर नहीं समझ में आया है तो या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो या वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो, ठीक है। बिकॉज इसके आगे जाओगे तो कुछ चीज़ें ऊपर से चली जाएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ इस पर फोकस रखो, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, करंट अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल मतलब गुड्स, ये तो भाई रटी गया। इनविजिबल में तीन चीज़ें आती है, सर्विसेज मैंने बता दिया, इसके बाद इनकम और इसके बाद ट्रांसफ़र। ये तीनों चीज़ अच्छे से बताई है मैंने, ठीक है। तो आपका करंट अकाउंट का डिस्टिंक्शन हो गया, कैपिटल अकाउंट का डिस्टिंक्शन हो गया, और साथ ही साथ मैंने बीओपी का मतलब समझ लिया, बीओपी डेफिसिट क्या होता है ये जान लिया, बीओपी सरप्लस क्या होता है ये जान लिया। तो अभी तक हमने सिर्फ बेस क्रिएट किया है, ठीक है। अभी भी इस बेस में समझ लो सिर्फ अभी पहली ईंट रखी है हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर लगभग 3 से 4 ईंट और रखनी है, उसके बाद बेस क्रिएट होगा। उसके बाद हम डिस्कशन को तेज़ी से बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन को तेज़ी से बढ़ाएंगे। अब आप बताओ भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस क्या होता है, मतलब क्या ज़रूरी है निकालना, ठीक है।
हम सामान खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कैसे? देखो, इससे आपकी कंट्री की फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज़ डिटरमाइन होती है। फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज़ डिटरमाइन होती है। कैन यू टेल मी कि भाई इंडिया क्यों चाहता है हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए? इंडिया क्यों चाहता है हमारे यहाँ एफपीआई आए और हमारे यहाँ फॉरेक्स का बड़ा सा भंडार बने? क्या रीज़न है ऐसे? रीज़न है, रीज़न बड़ा सिंपल है। देखो, रीज़न ये है भाई कि हमारे यहाँ पर हमने बताया कि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, और इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा किसका करते हैं? ऑयल का करते हैं। ठीक है, ऑयल का, तेल का, कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट किसका करते हैं? बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट है, लेकिन इंपोर्ट हम इतना ज़्यादा करते हैं कि हमारा मैक्सिमम फॉरेक्स चला जाता है, और हमारे पास फॉरेक्स जो एक्सपोर्ट से आता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 20 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमने चीज़ों को बाहर बेचा, ठीक है, एक्सपोर्ट किया, और हमारे पास $20 आए, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ $20 आए, लेकिन जो हम तेल खरीद रहे हैं उसका प्राइस $50 है। मतलब देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ $30। तो $30 का डेफिसिट कहाँ से ब्रिज होता है? ये $30 का डेफिसिट ब्रिज होता है या तो एफपीआई से। ठीक है, एफपीआई से हम ट्राई करते हैं कि $30 के मतलब जो भी डेफिसिट है उसको ब्रिज करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ ये पिछले कम से कम 25 से 30 साल का ट्रेंड है कि भी हमेशा $30 का क्या है? डेफिसिट है, $30 का डेफिसिट है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या फोकस करेगी? गवर्नमेंट इस टाइप की पॉलिसीज़ बनाएगी, इस टाइप की फिस्कल पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी बनाएगी या जिससे हमारे यहाँ पर ये एक्सपोर्ट बढ़े और हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्ट के बराबर लेके आए। ठीक है, अगर मान लो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाते बढ़ाते हमने $60 ले आया, तो अल्टीमेटली हमारा सिर्फ डेफिसिट नहीं रहेगा, सरप्लस हो जाएगा $10 का। क्या हो जाएगा? $10 का सरप्लस हो जाएगा। तो आप समझ में आया? बीओपी से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, अगर मान लो गवर्नमेंट के पास ये अगर ये अकाउंट नहीं होगा बीओपी का कि भैया ये आपका इंपोर्ट है, ये आपका एक्सपोर्ट है, इस कंट्री का इतना है, इस कंट्री का इतना, आप इतना डेफिसिट में, इतना सरप्लस में है, उसके बाद ही आप पॉलिसीज बनाओगे ना। बिना डेटा के पॉलिसी बनाना तो लगभग नामुमकिन है। तो यू कैन नॉट मेक फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज विदाउट दिस बीओपी अकाउंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारे साथ बीओपी क्राइसिस 1991 में आया था, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि भैया हमारे पास डॉलर तो बचा ही नहीं था, हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्ते का डॉलर बचा था जिससे हम तेल को इंपोर्ट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 हफ्ते निकल जाते तो हमारे पास एक बूंद भी तेल की नहीं होती, एक बूंद भी तेल की नहीं होती। इसके बाद जब हमने अपना बीओपी अकाउंट कंप्लीट एनालिसिस किया, ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि भैया ये सब गलतियाँ थी ट्रेड में, तो हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिफॉर्म्स लाए, अपनी कंट्री को मतलब जब अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज हमने बीओपी को अपना बेस बना के चला। मतलब बीओपी का सबसे पहला पर्पस ये होता कि भैया आपकी ट्रेड पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी को डिटरमाइन करो। ठीक है, चीज़ हो गई समझ में? ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद दूसरा, इससे कंट्री का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चलता है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चलता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, और एक्सपोर्ट लगभग बहुत ही कम कर रही है, वही हम एग्जांपल लेते हैं कि भैया $30 का मतलब $50 का तेल हम खरीद रहे हैं और बेचने के लिए सिर्फ $20 बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें $20 का बेच रहे हैं, हमारे पास $30 का डेफिसिट है। $30 का क्या है? डेफिसिट है। अभी आपके पास सामने $30 का डेफिसिट है, अब आप उसको क्या करेंगे? देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप उसको एफपीआई के थ्रू या फिर कहीं और से या फिर अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा के इस $30 को कंपनसेट नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर बार बार एक कर्जा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी $30 का मान लीजिए पेंडिंग हो गया, अब फिर से आपने एक हफ्ते बाद तेल मंगवाया, ये $50 फिर से $30 बढ़ता जाएगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके पास इतना हो जाएगा कि अल्टीमेटली आप बाद में आपकी कंट्री इस पैसे को वापस ही नहीं कर पाएगी। और एक बार जब मान लो यूएस बोलेगा, सऊदी बोलेगा भैया हमारा पैसा वापस करोगे, तो आप बोलोगे कि भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो कहाँ से वापस करूँ? इन शॉर्ट आप बैंक करप्ट हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो आपकी कंट्री डूब गई है, आपकी कंट्री डूब गई है। ठीक है, समझ में आए? इससे क्या पता चलता है कि आपकी कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। जितना आपके ऊपर ये पेंडिंग है, और अगर आपके पास इसको भरने का रिसोर्स नहीं है, इसको वापस करने का पैसा नहीं है, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत ही बेकार हो गई है। अब इसी को ध्यान में रख के जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है? रेटिंग देती है। फॉर एग्जाम्पल ए, AAA+, B, B-, ये सब रेटिंग हमें मिलती है। ठीक है, समझ में आया? फिच, मूडी और ये सब जो भी होती है वो सब हमें क्या देती है? रेटिंग देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये मेंटेन करना, फॉर एग्जाम्पल भले आपका डेफिसिट हो, लेकिन अगर आपको इसे कंपनसेट करने के पैसे आ रहे हो, ठीक है, या तो एफपीआई से आए या फिर आपके एक्सपोर्ट से आए, तो आप बोलोगे हाँ यार इट इज़ गुड कि भैया एक कंपनी का मतलब कंट्री का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बीओपी सिखाता है वो ये है कि भैया ये बताता है कि किसी कंट्री की जो करेंसी है वो फ्यूचर में अप्रिशिएट करेगी, डिप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट पता है ना, ये मैंने बैंकिंग बताया था।
ठीक है, बैंकिंग बताया था, एक बार देख लेना। लेकिन यहाँ पर अब हम इसका डिस्कशन शुरू से चालू करेंगे और चीज़ों को फिर समझेंगे, बिकॉज पीओपी में ही एक्चुअली में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन बताना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मुझे इस चीज़ों को बताना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर मैंने इतना बता दिया था कि आप यहाँ पर समझ पाओगे। तो अगर किसी ने बैंकिंग रिवाइज नहीं किया तो भाई रिवाइज कर लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कंट्री की हम आप ये समझिए अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कैसे होता है, अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कैसे होता है, ये अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कैसे होता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पर रुपीज़ है, कितने रुपीज़ हैं, मान लो 5 नोट है रुपीज़ के, ठीक है। अब 5 रुपीज़ थे, मतलब 4 रुपीज़ थे मान लो, और उस टाइम पे $2 थे, ठीक है, $2 थे, क्या थे, $2 थे। तो आप बताओ यहाँ पर ज़्यादा कौन है, रुपीज़ की डॉलर? सिंपल बात है, रुपीज़ ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया, जो भी ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जो नंबर में ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू हम करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दाल चावल रोज़ मिलता है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर कम मिलता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। सो इन द सेम वे यहाँ पर जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। डेप्रिशिएट करना मतलब वैल्यू कम होना, ये सब मैंने बताया था भाई, दोबारा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। वैल्यू कम होना मतलब रुपी डेप्रिशिएट करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो रुपी है वो डेप्रिसिएशन की मोड है, ठीक है। रुपी जो है डेप्रिसिएशन की मोड में है। ये हमारी मान लो स्टेटस को वाली स्टेट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रुपी के जो नंबर ज़्यादा है मतलब वैल्यू कम है। यहाँ पर डॉलर कम है मतलब नंबर कम है तो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? आ गया ना समझ में कि भैया यहाँ पर जो रुपी है वो डेप्रिसिएशन वाली स्टेज में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव नॉट सीन माई लेक्चर। अब देखो, अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक अ चेंज। चेंज क्या करने वाले हम, देखो चेंज ध्यान से समझ रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया कि अपना जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, किसी तरीके से हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट बढ़ा दिया कहाँ, यूएस की तरफ। यूएस को हमने बहुत सारी चीज़ें बेचना चालू कर दी। अब क्या होगा, जैसे हम यूएस को चीज़ें बेचेंगे तो यूएस क्या हमें रिटर्न में देगा, अपने डॉलर, बिकॉज वो हार्ड करेंसी है। तो यहाँ पर डॉलर बढ़ गए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन देखो, अब बताओ यहाँ पर पूरे डॉलर कितने हैं। डॉलर हैं 1 2 3 4 5 6। रुपीज़ कितने हैं, 1 2 3 4, रुपीज़ उतने ही हैं और डॉलर बढ़ गए। तो इन शॉर्ट अब क्या हुआ, रुपी के जो मतलब डॉलर के जो नंबर है बढ़ गए। मैंने क्या बताया, नंबर बढ़ेंगे मतलब उसकी वैल्यू घटेगी, नंबर बढ़ेंगे मतलब वैल्यू घटेगी। इन शॉर्ट अब जो हमारा डॉलर है, वो रुपी के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट कर गया है। इन शॉर्ट हमारा जो रुपी है वो अप्रिशिएट कर गया है। तो आप ये समझ सकते हैं जो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये सब मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो बस यहाँ पर ये दिखाता है कि भैया बीओपी हमें ये बताता है भैया अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, आपकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। आपने देखा ना हमारे यहाँ पर करेंसी अप्रिशिएट कर गई। शुरू में $4 थे और $2 थे, ठीक, तो हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन मोड में थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये जो डॉलर के नंबर बढ़ गए, डॉलर के नंबर 2 से 6 हो गए, तो इन शॉर्ट डॉलर की वैल्यू घट गई और हमारी रुपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ये सिंपल सी वही बात है कि आपके सामने एक लाइन है, ठीक है। अब मैंने बोला आप बिना टच किए इस लाइन को छोटा कर दो, तो आपने उसके सामने क्या की, एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हुई। तो यहीं पर ये हुआ, हमने यहाँ पर रुपीज़ का मतलब डॉलर का नंबर बढ़ा दी, जिससे कि हमारे जो रुपी की वैल्यू बढ़ गई। रुपी की वैल्यू बढ़ना मतलब एप्रिसिएशन हो रहा, लेकिन नंबर कम है। वैल्यू बढ़ना, नंबर कम, एंड दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है भाई, तो दोबारा एक्सप्लेन मत कराना, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमें ये भी पता है बीओपी से कि भैया वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, डिप्रिशिएट कर रही है, ये सब किससे पता चलता है, बीओपी से पता चलता है। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ समझ लो, इसके बाद वी विल वाइंड अप द लेक्चर कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है, मैंने बताया था, याद रखो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आप बताओ ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो करंट अकाउंट का पार्ट होगा कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, करंट अकाउंट का पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का। वेरी गुड, इट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। क्यों, बिकॉज यहीं पर हमारे सामने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भाई गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, याद रखना यहाँ पर इनविजिबल इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप बोलोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सेकंड थिंग, इट इज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देखो यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड। बस दो ही चीज़ें यहाँ पर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में याद रखनी है कि सबसे पहली बात तो भैया बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो करंट अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है। दूसरी चीज़, इट इज़
मैंने आपको ट्रेड बताया, ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और अपन को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिर्फ किसका रखना है, अपन को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रखना है सिर्फ और सिर्फ किसका, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रखना है किसका, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में याद रखना कि भैया ये करंट अकाउंट का पार्ट है। दूसरी बात, इट इज़, इसका डेफिनेशन क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स 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 को दिया है यहाँ पर भाई, भूलना नहीं, गुड्स मतलब गुड्स मतलब गुड्स मतलब गुड्स। ठीक है, गुड्स मतलब गुड्स, चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब पूरी हमारी पिछले 20 से 25 साल की हिस्ट्री में बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव रहा है। क्यों? बिकॉज हम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट जो होता है बहुत ही कम करते हैं। देखो, अब आपने देखा होगा रिसेंट में आपने सुना होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो गया। अब ये बताओ, कोरोना की महामारी की सिचुएशन में जब सबका ट्रेड बंद हो गया, ठीक है, एक तो ट्रेड भी नहीं बढ़ रहा, तो कैसे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो गया था? क्या रीज़न थे बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉजिटिव होने के? देखो भाई, रीज़न बड़ा सिंपल था कि हमारा जो इम्पोर्ट था तेल का वो घट गया था, बिकॉज हमारी इकोनॉमी तो चल रही थी, हमने तो लॉकडाउन लगा दिया था, सबने लॉकडाउन लगा दिया था, तो अल्टीमेटली हमें तेल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमारा इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सपोर्ट कितना था, मान लो $20 का था, ठीक है, $20 का था, अब मान लो कोरोना की वजह से कितने का हो गया, $10 का हो गया, और मान लो यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट कितने का था, ये $50 का। अब तेल की जो मतलब इम्पोर्ट था वो लगभग $5 पे आके रुक गया। अब बताओ, तो ऑटोमेटिकली आप देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट हम $10 कर रहे हैं, इम्पोर्ट सिर्फ $5 कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट आपको $5 का BOP सरप्लस मिल गया। तो हमारा ये इम्पोर्ट कम हुआ, हमारा इम्पोर्ट कम हुआ, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो गया था, इसलिए सरप्लस पे आ गया था। लेकिन जैसे ही हमारी इकोनॉमी खुलना चालू हुई, तेल का इम्पोर्ट और बढ़ा, तो अल्टीमेटली फिर दोबारा हम बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में आ गए। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में आ गए। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा रटना भी था, समझना भी था, सब मज़ेदार था, लेकिन मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट्स एंड हाउ इंडिया हैंडल्ड इट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।